Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसा कि आपको पता है, जो नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ था फेब में 2025 में, उसका रिस्पॉन्स शीट और आंसर की उसकी आ चुकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न है, कौन सा क्वेश्चन चैलेंजेबल है नहीं है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक का देखते हैं यहाँ पर। सो इनऑर्गेनिक में सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला, पहले आईडी देख लो 701169। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका extraction in the extraction of lanthanides when an aqueous solution of Ln3 plus is poured into a cation exchange resin column, the Ln3 plus that moves fastest through the resin is। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट है Lu आंसर होगा या La आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि चैलेंजेबल है कि नहीं। सबसे पहले जो नेट ने आंसर दिया है, ठीक है, नेट ने जो आंसर दिया है वो आपका ये दिया हुआ है Lu3 प्लस। ठीक है, अब वो क्यों दिया हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए सही वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना कन्फ्यूज़न क्रिएट इस स्टेटमेंट की वजह से हुई। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट आपकी दे रखी है इसके वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल सही से नहीं बताया कि क्या यहाँ पर पूछा जाना है ना। यहाँ बोला था Ln3 प्लस दैट मूव फास्टेस्ट थ्रू द रेजिन। अब ये क्या थ्रू द रेजिन, रेजिन से बाहर निकलने का कि रेजिन के अंदर जाने का है ना। यहाँ से दो इंटरप्रिटेशन निकलती हैं आपकी। पहली कि रेजिन से एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज विद रेजिन, एक्सचेंज विद रेजिन। अगर इस तरफ से देखोगे आप तो आपका आंसर La हो जाएगा, क्योंकि La जो होता है वो सबसे पहले एक्सचेंज सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकता है रेजिन के साथ, है ना। अभी मैं इसका रेफरेंस भी दूंगा आपको। फिर बात आती है दूसरा क्या हो सकता है, फास्टेस्ट थ्रू द कॉलम। ठीक है, एल्यूजन के ऊपर अगर पूछा होता, एल्यूजन है ना, या फिर आप बोल सकते हो सेपरेशन किसका फास्टेस्ट होगा, सेपरेशन, ये भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। इस केस में क्या होगा, आपका आंसर Lu आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्या पूछा हुआ है एग्जैक्टली, तो वो क्लियर नहीं हो रहा था स्टेटमेंट से। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इसका पहले रेफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें बताऊंगा आपको। तो रेफरेंस देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी ग्रीनवुड है, ग्रीनवुड एंड अनशॉ करके एक बुक है आपकी, अनशॉ। ठीक है, इसका सेकेंड एडिशन जो है केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट, बुक का नाम है केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। इसका सेकेंड एडिशन जो है, इसका पेज नंबर 1231। इस पे अगर आप जाओगे तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स आपको ऐसा पेज मिलेगा 1231, और पूरा पेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या है चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर वंस द Ln3 आयन हैव बीन डिपॉजिट ऑन द रेजिन दे आर डिस्प्लेड येट अगेन। ठीक है, डिस्प्लेस करते हैं NH4 आयन से इलेवेंट के द्वारा। नाउ अब यहाँ पे देखो, ये स्टेटमेंट पे नजर डालना, द एफिनिटी ऑफ Ln3 आयन फॉर द रेजिन डिक्रीजेज विद इंक्रीज एटॉमिक वेट। अब ध्यान सुनो, अगर मान लो आपके पास कोई रेजिन है और आप Ln3 डाल रहे हो, तो बोल रहा है कि जो एफिनिटी है रेजिन के साथ इंटरेक्ट करने की वो डिक्रीज होती है जब एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है। और एटॉमिक वेट आपको पता है कि La से Lu तक जब जाते हो तो एटॉमिक वेट जो होता है आपका वो इंक्रीज होता है ना। इतना क्लियर है, एटॉमिक वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब कि जो La की होगी वो आपकी हाईएस्ट एफिनिटी होगी, है ना। इतना समझ सकते हैं हम, हाईएस्ट एफिनिटी होगी कि La जो होगा सबसे पहले रेजिन के साथ चिपक जाएगा और Lu नहीं चिपकेगा, है ना। मतलब कि अगर एक्सचेंज पूछा होता, पीछे आ जाओ, अगर ये पूछा होता क्वेश्चन में, है ना, तो आंसर आपका La होता कि एक्सचेंज कौन करेगा सबसे पहले La से, रेजिन से, रेजिन में सबसे पहले कौन चिपकेगा, La। तो ऐसे बोल सकते कि सॉल्यूशन से फास्ट कौन मूव करेगा रेजिन में, वो करेगा La। ठीक है, लेकिन अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो इस क्वेश्चन को कैसे आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, अब उन्होंने अगर आपसे पूछा हो कि रेजिन से मतलब रेजिन के थ्रू, जैसे मान लो ये रेजिन है आपकी, ये कुछ रेजिन है आपकी, इसके थ्रू कौन फास्ट मूव करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये रेजिन है आपकी, ऐसे मान लेते हैं कि ये रेजिन है आपकी, इससे अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन डाल रहे हो Ln3 प्लस का, तो इससे फास्ट मूव वही करेगा ना नीचे की तरफ जो कम इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो कम इंटरेक्ट कौन करेगा, ठीक है, कम इंटरेक्ट कौन करेगा, Lu करेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि दस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, जब कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट डालते हो आप, तब द टेंडेंसी टू लीव द रेजिन एंड गो इनटू सॉल्यूशन इज सिग्निफिकेंस ग्रेटर फॉर द हैवियर
देन फॉर द लाइट लेंथेनाइड्स, मतलब कि सॉल्यूशन में आपका Lu3+ ज़्यादा मिलेगा और वही देखोगे द Ln3+ आयन देयरफॉर पास डाउन द डेवलपमेंट कॉलम इन अ बैंड बीइंग रिपीटेडली डिपॉजिट एंड री-डिसॉल्व इन व्हाट इज इफेक्टिवली एन ऑटोमेटिक फ्रैक्शनल। इसको छोड़ो, आप यहाँ पे देखो कि द रिजल्ट इज दैट व्हेन ऑल द कॉपर हैज़ कम, अच्छा यहाँ पे देखो इमर्ज इन सक्सेशन हैवीएस्ट फर्स्ट, मतलब कि कॉलम से Lu3+ सबसे पहले क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर उन्होंने ये आंसर जो दिया है, अगर उन्होंने Lu आंसर दिया है, ठीक है, ध्यान सुनना इस बात को, Lu आंसर दिया है तो आप अगर रेफरेंस लगा भी दोगे इन सब चीज़ों का तो भी वो आंसर क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन इस इंटरप्रिटेशन से पूछा हुआ है कि कौन सा रेजिन से बाहर तेज आएगा, ठीक है, ये नहीं कि रेजिन में कौन पहले चिपकेगा। अगर वो आंसर ये दे देते तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन में। अगर वो आंसर नेट वाले La3+ भी दे देते ना तो भी आप इसको क्वेश्चन को चैलेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर वो क्या बोलते कि हमने तो इस तरह से पूछा हो कि रेजिन से एक्सचेंज कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेफरेंस है बुक्स में, मतलब सीधा आपको पहली बात तो बुक्स में आपको ये वाली स्टेटमेंट जो है ना, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है, ये आप दिमाग में डाल लो कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपकी कहीं नहीं दिखेगी, ये स्टेटमेंट बनाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो मैं अगर ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ या इस तरह से क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो नेट वालों ने इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आंसर ये दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता कि 700169 जो क्वेश्चन आईडी है आपकी, आप मेरे हिसाब से तो ये नॉट चैलेंजेबल है। चैलेंज करोगे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आंसर चेंज होगा, ठीक है। चैलेंज करने को आप रेफरेंस वगैरह ये लगा सकते हो ग्रीनवुड का, ठीक है, अनशॉइन ग्रीनवुड का इसमें दे रखा है, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एफिनिटी जो है आपकी वो डिक्रीज होती है। तो Lu की कम होगी आपकी, La की सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन वो तो एफिनिटी की बात है ना, ऐसा तो नहीं लिखा कि कौन सा मूव कर रहा है कौन सा एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर चैलेंज करोगे तो वो आंसर चेंज नहीं करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए चैलेंज करना बनता नहीं है, आपको Lu3+ ही आंसर मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने करवाया था, जब फॉर एग्जांपल मैंने मेमोरी बेस में करवाया था तो मेरे को भी ये स्टेटमेंट इतना मैंने ध्यान नहीं दिया था, और साथ में मुझे तो यही लगा था कि स्टेटमेंट का मतलब है ये वाला, इस तरह से पूछा जा रहा है कि कौन एक्सचेंज करेगा रेजिन्स, तो मैंने आंसर La3 दिया था, ठीक है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन एक ये भी हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर Lu3+ दिया है, वही हमें मानना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप चैलेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, तो ये भाई ये वाला क्वेश्चन तो चैलेंजेबल है। यहाँ पर जो 701149 क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आईडी, इसमें पूछा क्या था, द नंबर ऑफ D एंड P टर्म्स दैट अराइज फ्रॉम P3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रेस्पेक्टिवली। आंसर क्या दिया है नेट ने, ये वाला, ये तो भाई कहीं से भी आंसर नहीं हो सकता, ये वाला नेट ने कैसे आंसर दे दिया, ठीक है। वो बोल रहा है कि जो D और P टर्म है P3 के लिए वो 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, इसके लिए 2 होंगी, इसके लिए 3 होंगी। चलो रेफरेंस देखते हैं सबसे पहले, फिर क्लियर होगा। तो ये जो रेफरेंस है आपका ये है किसका, ये क्वेश्चन आप चैलेंज करेंगे, रेफरेंस है ये हाउसक्रॉफ्ट का, हाउसक्रॉफ्ट पेज नंबर 708 और 5th एडिशन है ये, ठीक है। हाउसक्रॉफ्ट का 5th एडिशन है, पेज नंबर 708 पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आज सिमिलर ट्रीटमेंट जब आप जैसे P2 के लिए उसमें कर रखा है बुक में, जो हम बेसिकली माइक्रोस्टेट निकालते हैं, तो जब आप P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए करोगे तो यहाँ पर आपको 3 टर्म मिलेंगी, जैसा कि मैंने बताया था कि 4s मिलेगी आपको, 2p टर्म मिलेगी और 2d टर्म मिलेगी, ठीक है। तो आप खुद ही कोई भी देख के बता सकता है कि यहाँ पर D और P टर्म कितनी, एक ये वाली P टर्म हो गई और D वाली ये टर्म हो गई, तो एक एक आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर मान लो आपके कन्फ्यूज़न ये होगा दिमाग में कि J टर्म हम कंसिडर करें तो, है ना, टर्म सिंबल, वैसे तो क्वेश्चन में टर्म लिखा हुआ है लेकिन अगर हम टर्म सिंबल कंसीडर करें, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर आपके पास 2D टर्म है तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, और S की वैल्यू 1/2 आएगी, है ना, 2s + 1 2 है। तो यहाँ से जब J निकालोगे तो J क्या होगा, L - S से लेकर L + S तक, यही होता है ना J। तो L - S कितना आएगा, 2 - 1/2 से लेकर 2 + 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2
और से लेकर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। अब 3/2 और 5/2 के बीच में और कोई नंबर ही नहीं होता। अगर आप 3/2 में 1 ऐड करोगे 5/2 आ जाएगा। इसका मतलब 2 ही जे वैल्यू पॉसिबल है। तो जो डी टर्म आएंगी वो कौन कौन सी आ सकती हैं, एक 3/2 और 2D 5/2। चलो ठीक है, इसके लिए 2 टर्म आ गई। आंसर में भी डी के लिए 2 देखे थे। अब पी के लिए भी देख लो। अगर आपके पास पी है, क्या है आपके पास, अगर 2p है तो 2p के लिए जब l की वैल्यू देखोगे 1 आएगी और s तो 1/2 ही है। तो अगेन जब आप j निकालोगे तो 1 माइनस 1/2 करोगे एक बार, l माइनस एस से लेकर l प्लस एस। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो इनके बीच में भी कोई नंबर नहीं होता, यानी कि 2 ही पॉसिबल टर्म्स होंगी इसके लिए भी। तो 2p के लिए भी आप देखोगे 2p 3/2 और 2p 1/2, यही आपकी 2 टर्म है। तो आंसर फिर 2 होना चाहिए था। अगर आप जे स्टेट भी कंसीडर करोगे तो आंसर ये वाला होना चाहिए था, है ना। लेकिन ये भी आंसर नहीं दे रखा, आंसर ये दे रखा है। ये तो भाई कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर कहीं से भी नहीं आ सकता है। देखो ना, द नंबर ऑफ डी एंड पी टर्म्स दैट अराइज P3 कॉन्फ़िगरेशन, साफ साफ लिखा हुआ है। तो डी और पी की टर्म अगर आप जे स्टेट कंसिडर कर रहे हो तो 2 आएगा। लेकिन जब टर्म लिखा होता है सिंपल तो हमें सिर्फ यही टर्म कंसिडर करनी होती है। तो एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो 1-1 आंसर ही बनना चाहिए। रेफरेंस आप ये लगा सकते हो और ये क्वेश्चन आप जरूर चैलेंज कर सकते हो और ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कंक्लूजन आपका कि ये जो क्वेश्चन है वो चैलेंजेबल है, बिल्कुल है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, चैलेंजेबल है। नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट क्या है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब मॉलिब्डेनम कंपाउंड ए इज ऑब्टेन बाय द CO डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ दिस। अब ठीक है, यहाँ पर उसने क्या बोला कि MoCO6 जो है, इसमें भी देखो कंफ्यूजन क्यों हो रही है। अब इसमें क्या है, जब आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप डाल रहे हो, ठीक है, ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल, मतलब फॉस्फीन है इसमें, जो ये प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है फॉस्फोरस है, ठीक है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। P आइसोप्रोपाइल होथराइज डाल रहे हो तो ये क्या है, बल्कि है। पहली बात तो क्या है, ये एक बल्कि, ठीक है। अब इसका रेफरेंस देख लेते हैं क्या होगा। तो रेफरेंस सबसे पहले यहाँ पर कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, ये आपकी दे रखा है हुई में। ये रेफरेंस जो है आपका वो हुई का है। जब आप हुई चेक करोगे, हुई का आपका 4th एडिशन और यहाँ पर आपका पेज नंबर जो है वो है 592 पे, ये आपको दे रखी है। बस यहाँ पे 2 लाइन लिख रखी हैं, अभी मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो MCO3, पहली बात तो MCO6 मेंशन नहीं, ठीक है। CH3 क्या है, साइक्लोहेप्टाट्राइन, यानी कि यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 ही है जैसे MoCO6 में है। तो इसमें आप क्या देखते हो कि ये जब CH3 को रिप्लेस कर रहा है, CH3 जो है आपका वो काइंड ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है। CH3 जो है वो आपका 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि 3 लिगेंड के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3 PPR3 आनी चाहिए थी, है ना, 3 PPR3 आनी चाहिए, लेकिन 2 ही आती हैं क्योंकि ये क्या है, बल्कि है। तो ये 2 ही, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाता है वो 5 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, लेकिन उन्होंने गलती यहाँ पे एक चीज़ ये करी है। अब मैं आपको यहाँ पर ये पेपर है ना, कि ये रेफरेंस जो दे रखा है यहाँ पर 32, ये ओरिजिनल पेपर जहाँ से रिएक्शन ली गई हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे, ये जो रिएक्शन हुई हैं ये कहीं भी MoCO6 से नहीं हुई है, ठीक है। आप देखोगे इन एक्सप्लोरेशन ऑफ स्टेरिक इफेक्ट आ कॉम्प्लेक्स विद बल्कि फॉस्फीन, दिस है ना कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला, वॉज सिंथेसाइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ लेबाइल एसिटोनाइट्राइल लिगेंड। तो ध्यान रखना कि ये जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला MoCO3 PiPr3 का होल ट्वाइस, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर किया जा रहा है ना एज अ प्रिकर्सर, ये सिर्फ ओनली तभी आप प्रिपेयर कर सकते हो जब आपका ये जो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में एक लेबाइल लिगेंड हो। अब आपको ही पता है जो CO होता है, अगर ये कॉम्प्लेक्स आप देखोगे ध्यान से तो जो CO है ये आपका इनर्ट लिगेंड, ये तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात ये बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है उन्होंने अपने आप से ये दे दिया, सोच लिया होगा कि यहाँ पर ये भी रिप्लेस कर सकता है। लेकिन हाँ, वो आंसर चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बना तो यही है ना, प्रिकर्सर आपका यही है, तभी इसमें H2 ऐड करते हो तो आपका ये बनता है। इसका मतलब 3 PPR3 ग्रुप आपके कभी नहीं आएंगे, किसकी वजह से, आपकी बल्कीनेस की वजह से। लेकिन जो इन्होंने पूछा वो भी काइंड ऑफ बहुत प्रॉपर सही नहीं है, लेकिन वो आंसर चेंज नहीं करेंगे इसका भी,
ठीक है। इन्होंने क्या किया, 3 CO को रिप्लेस करके और यहाँ पर PiPr3 डाल दिए हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि वहाँ पर प्रिकर्सर आप देखोगे तो यही वाला बन रहा है ना, बन रहा है ना यही वाला, तो आपको यही वाला मानना पड़ेगा। लेकिन आंसर में देखो इन्होंने ये भी दे रखा है, या तो आप ये देते ही नहीं तो बच्चों को आपका कन्फ्यूज़न ही नहीं होती। अगर आप ये आंसर देते ही नहीं, ये ऑप्शन होता ही नहीं ऑप्शन में, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती नहीं, बच्चे फिर ये या फिर क्वेश्चन छोड़ देते या फिर वो सोचते कि हाँ यही बनेगा बल्किनेस की वजह से। लेकिन आपने आंसर में ये भी दे रखा है ऑप्शंस में, तो बच्चों को तो यही लगता है ना कि 3 CO जाएंगे और 3 PPr3 आएंगे, है ना, तो यही होता है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपका यही वाला कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि रेफरेंस में जो प्रिकर्सर मिल रहा है आपको, ठीक है, अगर आप ध्यान से रेफरेंस देखोगे, आगे भी चल लेते हैं, चलो यहाँ पे देख लो चाहे आप, तो जो भी आपका प्रिकर्सर मिल रहा है वो आपका यही है कि यहाँ पर 2, ये देखो, उसके बाद जब आप कुछ डालोगे तो आपका H2 लग जाएगा, है ना, ये प्रिकर्सर आपका यही मिल रहा है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पेपर है हुई का, ये भी आप देख सकते हो, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आप यहाँ पे जब हुई खोलोगे ना तो ये 32 रेफरेंस नंबर जब देखोगे नीचे एक लिंक होगा, मतलब एक नीचे कुछ टाइप लिखा होगा ये 32 रेफरेंस के लिए, तो जब उसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये पेपर खुल के आएगा आपका, ठीक है, ये वाला पेपर खुल के आएगा और उसमें आपका ये दे रखा है MOCO6 इनर्ट करके ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये भी आप क्या करोगे, कंक्लूजन क्या निकल के आता है, क्या समझते हो इससे आप, कि ये भी क्वेश्चन आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रिकर्सर बनेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला बनेगा, क्योंकि ये जो बेसिकली रिएक्शन यूज़ की जाती है वो इसको बनाने के लिए की जाती है, कि जो H2 आप लगा रहे हो इस तरह से MO से जो H2 लगा रहे हो वो ये डाई हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स बनाने का एक मेथड है, और प्रिकर्सर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाला होता है। वरना अगर ये जो बन रहा है ना इससे, या फिर यहाँ पर कोई सॉल्वेंट वीकली इंटरेक्ट करेगा, बस ऐसे हो सकता है। तो जब आप 3 CO रिप्लेस कर रहे हो तो आपको वैसे 3 CO का भी रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोई NCMe लिगेंड जैसे दे रखा है वहाँ पर NCMe भी अगर आप रिप्लेस कर रहे हो 3 किसके द्वारा, तो ये सिर्फ 2PiPr3 से ही होंगी, इससे ही रिप्लेस कर सकते हो 2 से, मतलब 3 से 2 रिप्लेस करो, क्योंकि ये क्या है बल्कि, और ये जो प्रिकर्सर है ये ओनली स्टेबल है बल्कि ग्रुप की प्रेजेंस में भी, चाहे आपका फॉस्फीन आइसोप्रोपाइल होल्थराइज हो या फिर आपका फॉस्फीन साइक्लोहेक्साइल होल्थराइज हो, है ना, या फिर PCY3 हो, इसके केस में भी आपको 2 ही आपके लिगेंड लगेंगे, 3 लिगेंड नहीं लगेंगे। तो कंक्लूजन निकल के ये आता है कि ये जो ID है आपकी 701171, ये भी आपका नॉट, ये तो नहीं है, चैलेंज मत करना इसको, ठीक है, नॉट चैलेंजेबल है, ये नॉट चैलेंजेबल। क्लियर होगी बात। तो ये 3 क्वेश्चन थे जिसमें कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के ये आता है कि जो आपका इन 3 क्वेश्चंस में चैलेंजेबल क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है 1149 वाला ID वाला, ना ही आपका ये वाला चैलेंजेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है चैलेंज तो कर सकते हो इसको, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर की में आंसर चेंज नहीं होगा, तो पैसे ही क्या होंगे, बर्बाद होंगे आपके, ठीक है। तो ये वाला भी अवॉइड करना, और इसका नेक्स्ट वाला जो है आपका ये वाला चैलेंज कर सकते हो, और लास्ट वाला जो 71 है जिसका आपका ID, इसको तो आप मत करना, ठीक है, ये तो आपका चैलेंजेबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुक्स में डायरेक्ट प्रिकर्सर दे रखा है आपका। क्लियर होगी बात, ठीक है। आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। हाय एवरीवन, सो अब हम नेक्स्ट ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन में जो बेसिकली आपको चैलेंजेबल क्वेश्चन लग रहा है। सो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ID 701183 है, उसके अंदर जो है हमें डाउट हो रहा था चैलेंजेबल है कि नहीं है। सो ये वाला क्वेश्चन ना आपका चैलेंजेबल नहीं है एक्चुअल में, इसका जो ऑप्शन करेक्ट गिवन है आंसर की में वो 1 है, और 1 ही आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो, इसमें आपके पास रेफरेंस है, यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे एक रिसर्च पेपर है, वहाँ से लिया गया है, यहाँ पे नेगी सी 1974 का आपके पास ये पेपर है। इसके अंदर आपके पास क्या है, थेक्साइल बोरेन आपके पास गिवन है, थेक्साइल बोरेन अ हाईली वर्सेटाइल रिएजेंट फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस, इस नाम से आपके पास पेपर है। उसके अंदर आपके पास यहाँ पे देखो रिएक्शन जो है वो सेम यहाँ पे गिवन है,
तो यहाँ पे देखो आपके पास जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ये जो बोरोहाइड्रेशन है वो सबसे पहले इधर लेस हिंडर्ड पे होगी, है ना। और आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले साइड पे क्या लग जाएगा, बोरोन जो है वो अटैच हो जाएगा, इधर H अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक H एज इट इज़ और ये वाला ग्रुप एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब दूसरी बार यहाँ पे इस वाले केस में हाइड्रोबोरेशन होगी, तो क्योंकि ये ग्रुप आपका वेज से लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो आपके पास बोरोन और हाइड्रोजन है वो वेज से ही ऐड होंगे। इस तरीके से आपके पास वेज से ही ये ग्रुप लगेगा और जो आपके पास OH है ना वो आपके पास वेज से ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एक इक्विवेलेंट गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे से बेसिकली हमें यही देखना था कि यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट थैक्साइल बोरेन गिवन है, तो उसी वाले बोरोन से ही आपके पास क्या होगा, बोरोहाइड्रेशन दोबारा से होगा, जो यहाँ पे आपके पास इस वाले रिंग से अटैच था। यहाँ पे जो अटैच था ना, इस वाली एल्कीन से जो अटैच हुआ था वही यहाँ पे अटैच होगा दोबारा से। सो बेसिकली इस केस में ना आपको यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट था, इसीलिए आपके पास जो OH है वो वेज से ही आएगा, जहाँ पे ये अटैच होगा, डैश से नहीं आएगा। इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखना आपको, ठीक है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो चैलेंजेबल हो, तो ये वाले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि 1 करेक्ट है, ये आपका चैलेंजेबल नहीं है, ठीक है। सो हाय एवरीवन, तो अभी हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसको आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन आईडी आपके पास है 701158, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का डाउट था इसमें, ठीक है, तो ये डेफिनेटली गलत दिया हुआ है आंसर की में। देखो क्वेश्चन क्या है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पार्ट बी का बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत दिया हुआ है। देखो आपको केटाइन और एनाइन के रेडियाई दे रखे हैं ना, सो आपके पास जो केटाइनिक रेडियाई है वो आपके पास है 74 पिकोमीटर्स, राइट, और जो आपका एनाइन का रेडिया है वो आपके पास है 170 पिकोमीटर ना। सो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और आपको बताना है कि केटाइन आपका किस वॉइड में जाएगा ना। सो रेडियस रेशियो आपके पास केटाइन और एनाइन की रेशियो हो गई रेडियस के ना। सो 74 को आप 170 पिकोमीटर से डिवाइड करोगे ना, जैसे मैंने आपको कराया भी था मेमोरी बेस में, तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.435, ठीक है, ये आपके पास रेडियस रेशियो आएगी, राइट। तो ये वाली जो रेडियस रेशियो है ये आपकी ऑक्टेडल में फॉल करती है, बिकॉज ऑक्टेडल के केस में आपके पास जो रेडियस रेशियो होती है वो होती है 0.414 से 0.732, ये आपकी रेंज है ना। तो आप देख सकते हो 0.414 से ज़्यादा वैल्यू है तो ये वे इस रेंज में फॉल करेगी ऑक्टेडल, तो इसका आंसर आना चाहिए था ऑक्टेडल, ठीक है। केटाइन आपका ऑक्टेडल वॉइड में जाएगा और आपके पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा केटाइन का वो फिर 6 आएगा ना। सो आंसर आना चाहिए था बी। आंसर की में आपको दे रखा है 1, ठीक है, तो ये गलत दे रखा है, राइट। तो इसको हम सिंपली रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं, जैसे ये रेफरेंस मेरे पास है फ्रॉम शिल्वर एटकिंस, ठीक है, 5th एडिशन, आयनिक सॉलिड्स आपके पास चैप्टर है और पेज 84-85 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ दे रखा है रेडियस रेशियो का रिलेशनशिप विद द कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो देखो रेडियस रेशियो आपके पास यहाँ पे क्या है 0.414 से 0.732, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लाई करेगा इस केस में 6:6 वाला, है ना। तो केटाइन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एनाइन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, केटाइन का पूछा हुआ है सो 6 आएगा, राइट। देखो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, देखो ऊपर से बढ़ो, ठीक है, ये साथ ही आप ये लाइंस को आप वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे दिखा सकते हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर केटाइन ऑफ अ रेडियस बिटवीन 0.225 r एंड 0.414 r, r आपके पास क्या है 9 का रेडियस, ठीक है। सो केटाइन का रेडियस अगर इतना होगा सो इट कैन ऑक्यूपाई अ टेट्राहेड्रल होल, है ना। सो मतलब जब आपकी रेडियस रेशियो इसके बीच लाई करेगी तब आपका टेट्राहेड्रल आएगा और तब उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, राइट। सो देखो दिया हुआ है कि लाइक दिस, है ना, अगर इसके इन बिटवीन आपका केटाइन का रेडियस फॉल करेगा, उसके बाद देखो अगर आपका केटाइन का रेडियस 0.414 पहुंच जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है, देन एनाइंस आर फोर्स्ड सो अपार्ट दैट आपकी जो ऑक्टेडल कोऑर्डिनेशन है इट बिकम्स पॉसिबल एंड मोस्ट फेवरेबल, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, आपका केटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या है, अब जब आपकी रेडियस रेशियो यहाँ या इससे ज़्यादा पहुँच गई, राइट,
तो एनाइंस अब कैटाइन को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे छोटे वॉइड में, तो एक बड़ा वॉइड चाहिए होगा। सो ऑक्टेडल वॉइड में आपके फिर कैटाइन जाएंगे। सो ऑक्टेडल कोऑर्डिनेशन बिकम्स मोर फेवरेबल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो 0.225 है, ये जो आपके पास जो सबसे कम वैल्यू होती है, इट्स कॉल्ड ए लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, ये बताती है आपको द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट आयन दैट कैन फिट इन अ टेट्राहेड्रल होल। देखो जैसे टेट्राहेड्रल की रेडियस रेशियो इसके बीच है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपको बताएगी अबाउट, यहाँ पे है ना, स्मॉलेस्ट आयन दैट कैन फिट इन द टेट्राहेड्रल होल। ठीक है, तो कैटाइन आपके अगर इसके बीच होंगे इस रेशो के, तो मतलब मिनिमम इतना साइज है कैटाइन का ताकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा साइज हो गया, ठीक है, और इसके इन बिटवीन फॉल करेगा, तब इट विल पुश द अनायंस अपार्ट, तब भी वो टेट्राहेड्रल में ही आएगा अंटिल कैटाइन का रेडियस इतना पहुंच जाए, इसकी ये वाली वैल्यू, तब मोर फेवरेबल क्या रहेगा, इसमें आना। ठीक है, और वैसे भी देखो यहाँ पे आपके पास 0.435 दे रखी है साफ साफ रेडियस रेशियो, तो वो तो भाई इसमें ही फॉल करेगी ना, तो आंसर तो आपका ऑक्टेडल ही आएगा। तो डेफिनेटली चेंज हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिक जो एरर किया हुआ है आराम से सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत स्टूडेंट्स का डाउट था। ठीक है, ये आपके पास पार्ट सी का है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन आईडी है ये 701203। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें भी ब्लंडर किया गया आंसर की में। ठीक है, सो ये भी आपका डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा आराम से। इसमें क्या था, पर्टर्बेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स है बिटवीन 0 to L, उसको पर्टर्ब किया बाय अ कांस्टेंट पोटेंशियल V, है ना, ऑन लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉक्स एंड V/3 से ऑन द राइट हाफ ऑफ द बॉक्स। हमने मेमोरी बेस्ड आपको कराया था। ठीक है, उसमें जो हमने सॉल्व करवाया था वो ये था, है ना, और यही आपका आंसर बनता भी है। बिकॉज इस केस में हम क्या करेंगे, आप निकालना क्या चाहते हो, आप फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन निकालना चाहते हो टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, सो आप ये निकालना चाहते हो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो ये आपके पास क्या होगा, सिंपली 0 to L आपके पास जो अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शंस हैं और जो आपकी पर्टर्बेशन है हैमिल्टोनियन में, है ना। अब यही पर्टर्बेशन आपको दो तरह से दे रखी है। एक आपको दे रखी है ये पर्टर्बेशन आपकी V है, ठीक है, और दूसरा दे रखा है दिस इज़ V/3। सो जब आप 0 to L/2 रेंज है तब V है पर्टर्बेशन, जब L/2 से L राइट हाफ ऑफ द बॉक्स रेंज है तब आपको पर्टर्बेशन दे रखी है V/3, है ना। सिंस दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, इनको हम बाहर निकाल देते हैं फ्रॉम द इंटीग्रेशन। तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, सिंपली अंदर आपके पास होगा, देखो, फ्रॉम 0 to L/2। सो दिस इज जस्ट योर वेव फंक्शन का स्क्वायर। ये आपके पास वेव फंक्शन का स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको पता है जो आपका वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है ना। सो यू नो कि 0 से L अगर आप इसका इंटीग्रल करोगे, सो दिस सिंस इट इज़ नॉर्मलाइज, तो ये आपको 1 देगा। अब 0 to L/2 करोगे, सो दिस विल गिव यू 1/2। ऐसे मैंने आपको कराया था ना, सिंपल है। ऐसे भी हम देख सकते हैं इसको कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखूँ, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ही तो है ना, इसको आप ऐसे बोल दो, कॉल इट एज Px, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगेंस्ट x अगर मैं इसको प्लॉट करूँ फ्रॉम 0 to L, ठीक है, सो आपको पता है ग्राउंड स्टेट के केस में आपके पास इस तरह दिखती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो वेव फंक्शन का स्क्वायर इस तरह, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज योर L/2। सो यू नो दिस होल इंटीग्रल, मतलब इस पूरे कर्व का एरिया है वो आपके पास 1 है। तो अगर आप इतने पोर्शन का एरिया कंसिडर करोगे आधे का, तो वो आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी 1/2। तो ये भी 1/2 आएगा और दूसरा वाला भी 1/2 आएगा, है ना। जैसे हम करते हैं, दूसरा वाला आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम L/2 to L, ठीक है, वेव फंक्शन का स्क्वायर। सो दिस विल ऑल्सो गिव यू 1/2। ऐसा क्यों है, बिकॉज आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है अबाउट L/2। तो यहाँ भी आधा ऐड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको तब भी बताया था, तो यही होना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज़ V, दिस इज़ 1/2, दिस होल इंटीग्रल इज़ 1/2। यहाँ पे आपके पास क्या है, V/3, दिस होल इंटीग्रल इज़ अगेन 1/2। तो यहाँ पे आपके पास था V/2 प्लस V/6, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2V/3।
ठीक है। तो आंसर आपको दे रखा है v/2, जो गलत है, आंसर आपके पास आएगा सेकंड, ठीक है। तो हम चैलेंज किस तरह कर सकते हैं, देखो ये मेथड तो आपने एग्ज़ाम में सॉल्व किया था, है ना। तो चैलेंज करने के लिए आप देखो उस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि आप उसको इनडेफिनेट सॉल्व करो, इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करो ना। तो जैसे हम करते हैं, है ना, आपके नोट्स में होगा 2/l sin² πx/l, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आपके पास जो sin² x है ना, उसको मैं क्या लिख दूंगा एज 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। मेरे को ज़्यादा एलैबोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। देन मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा इनडेफिनेट, राइट। 2/l मेरा बाहर चला गया, तो दिस विल बी 1/2 का इंटीग्रल, दिस विल बी x/2 और cos ऑफ 2πx/l, ठीक है, इसका इंटीग्रल आपके पास होगा sin ऑफ 2πx/l डिवाइडेड बाय जो अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। तो आपके पास ये चीज़ आएगी। सो ये आपके पास हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो बस हम क्या करेंगे, अब हम लिमिट्स भर सकते हैं अलग अलग। तो जैसे अगर हम लिमिट भरेंगे फ्रॉम 0 to l/2, है ना, तो पहला इंटीग्रल अगर हमने सॉल्व करना है, सो अगर हमने पहला इंटीग्रल सॉल्व करना है, सो वो कर लेंगे। देखो अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट पुट करी एज l/2, सो ये हो गया l/4 माइनस ऑफ l/4 पाए। यहाँ पे जब आपने l/2 पुट किया, सो दिस कम्स आउट टू बी sin पाए, ठीक है, माइनस जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो लोअर लिमिट तो आपकी 0 ही है, तो यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया। sin 0 आपका 0 होता है, ठीक है, और sin पाई भी आपके पास 0 होता है। सो ये दोनों वैसे 0 हो गए। तो आपके पास ये कितना आ गया, 2/l बाहर है, अंदर आ गया l/4, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2। और यही हमने किया था, है ना, ट्रिक से जो आप करते हो। सिमिलरली आप अगर l/2 से l पुट करोगे लिमिट्स को, तो वहाँ पे देखो l/2 से l लिमिट्स पुट करी। सो अपर लिमिट जब आपने पुट करी l/2 माइनस l/4 पाए साइन ऑफ 2π, ठीक है। x की जगह आपने यहाँ पे l भर दिया ना, सो ये आपके पास आ गया साइन ऑफ 2π l/l। सो दिस कम्स आउट टू बी साइन ऑफ 2π। साइन 2π आपका 0 ही होता है ना। सो दिस इज 0। और सिमिलरली जब आप l/2 भरोगे, है ना, माइनस लोअर लिमिट, सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा l/4 माइनस में प्लस हो जाएगा साइन पाई भी आपके पास 0 होता है। सो ये आपके पास क्या बचा, ये बचा आपके पास l/2 माइनस ऑफ l/4। ये आपके पास हो गया l/4। इसको भी सॉल्व किया तो आपके पास आया 1/2, ठीक है ना। सो इस तरह आप सॉल्व करके वहाँ पे दिखा सकते हो। रेफरेंस अगर आपको अटैच करनी है कर सकते हो। देखो इतनी बेसिक चीज़ों की रेफरेंस नॉर्मली मिलती नहीं है, ठीक है। सो बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे 2 रेफरेंसेस हैं, ठीक है। एक आपके पास है डोनाल्ड मैक्वेरी की क्वांटम केमिस्ट्री की बुक 2nd एडिशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पेज 109 पे ये एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल इन अ 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ a इज़ फाउंड बिटवीन 0 एंड a/2। तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है फॉर ऑल n। तो अगर आप उसी n को 1 पुट कर दोगे तो आप ग्राउंड स्टेट के लिए भी निकाल सकते हो ना। तो ये आप रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे भी देखो सेम ही किया हुआ है। क्या किया हुआ है, 2/a, ये आपके पास लेंथ है बॉक्स की ना, फ्रॉम 0 to a/2 ये वाला इंटीग्रल, राइट। सो इंटीग्रल को थोड़े अलग तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। देखो जैसे यहाँ पे n/x/a को सब्स्टिट्यूशन से z पुट किया गया, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से सॉल्व होता है। तो मैक्वेरी में ऐसे सॉल्व करके दिया हुआ है। सो आप ये अटैच कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आया 1/2, है ना। सो द प्रोबेबिलिटी दैट जो आपका पार्टिकल लाई करेगा इन द 1/2 ऑफ द इंटरवल इट विल बी 1/2। तो अदर हाफ में भी 1/2, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डज दिस सीम टू बी फिजिकली रीजनेबल टू यू। हाँ डेफिनेटली, ठीक है ना। सो वही चीज़, तो वो आपकी मैक्वेरी थी, ठीक है। अब एटकिंस है, ठीक है। अब वैसे दोनों में से एक ही रेफरेंस पुट करना, ऐसे करना, कुछ स्टूडेंट्स वो वाली रेफरेंस कर देना, कुछ स्टूडेंट्स ये वाली रेफरेंस कर देना। ये वाली क्यों मैं एक्सक्लूसिव नहीं दे रहा आपको, बिकॉज इसमें स्लाइटली थोड़ा सा मैथमेटिकल एरर है, ठीक है। एटकिंस है बट नेवरदलेस 11th एडिशन है उसका, पेज 264 थोड़ा सा एरर है उसमें। देखो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है ना, बेसिकली। सो देखो ये आपके पास है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम ही हुआ है, फ्रॉम 0 to l/2 ही करना है आपको इंटीग्रल सॉल्व। यहाँ पे 4π आना है, यहाँ पे आपके पास 4π आना है। उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज साइन वाली टर्म आपके पास हमेशा 0 ही आ रही है। बट यहाँ पे 4π आना है,
वो थोड़ा एरर है यहाँ पे। नेवरदलेस आंसर आपके पास 1/2 आ गया, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ये वाली रेफरेंस पुट कर सकते हो। एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, डेफिनेटली चेंज हो ही जाएगा, ये कोई इशू नहीं है इसमें। देखो क्या बोला हुआ है, द रिजल्ट शुड नॉट बी अ सरप्राइज बिकॉज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो सिमेट्रिकल है अराउंड x इक्वल टू L/2। ये ग्राउंड स्टेट के लिए सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, 9 = 1 के लिए। So the probability of finding the particle between x0 and xL/2 must therefore be half of the probability of finding the particle between x0 and xL, which is 1 है ना। So total probability 1 है पूरे बॉक्स में पाए जाने की, तो 1/2 ऑफ द बॉक्स में होगी 1/2, ठीक है। सो ये भी एक रेफरेंस है, इसको भी आप पुट कर सकते हो। बस ये वाला एरर है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो पहले 2 क्वेश्चंस तो आपके चैलेंजेबल थे, ये आपका चैलेंजेबल नहीं है क्वेश्चन, बट ये मैं करा इसलिए रहा हूँ बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो सकता है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आईडी आपके पास है 701202, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पार्ट सी में से है। मुझे लगता है कम ही बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा, बट जिन्होंने किया है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट कहाँ से है, कॉन्सेप्ट आपका है फ्रॉम टनलिंग, ठीक है। टनलिंग से कॉन्सेप्ट है, एक पार्टिकल है जो x<0 पे इंसिडेंट हुआ इस पोटेंशियल बैरियर पे, ठीक है ना, जिसकी हाइट v0 है और विड्थ l है। तो टनलिंग में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे क्या है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो बैरियर से कम है ना, तो क्वांटम मैकेनिकली वो टनल कर सकता है थ्रू दिस बैरियर। तो वही उसका ही आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट दे रखा है विद द डिस्टेंस x, राइट। तो देखो इसकी रेफरेंस क्या है, इसका आंसर आना है ऑप्शन बी, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन बी है इसका आंसर, ठीक है। वही आंसर भी दे रखा है, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, सही है ये। देखो क्वेश्चन का रेफरेंस आपके पास एटकिंस का 9th एडिशन, जिसमें टनलिंग टॉपिक में आप पेज 297 पे देख सकते हो ये वाली फिगर, ठीक है। प्लॉट आपको यहाँ पे वेव फंक्शन का दे रखा है, ठीक है ना। सो वेव फंक्शन वहाँ पे आपको साई स्क्वायर का दिया हुआ है, माइनर फ़र्क पड़ेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। तो वेव फंक्शन आपके पास पहले ये था, ठीक है। यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो क्या, पार्टिकल इंसिडेंट है, ऑन द लेफ्ट इट हैज़ एन ऑसिलेटिंग वेव फंक्शन, ठीक है, बट इनसाइड द बैरियर देयर विल बी नो ऑसिलेशंस। कब, जब आपका E <v होगा, और यही आपको कंडीशन दे रखी है, जो पार्टिकल की एनर्जी है वो बैरियर की एनर्जी से कम है, ठीक है। इफ़ द बैरियर इज़ नॉट टू थिक द वेव फंक्शन इज़ नॉन ज़ीरो एट इट्स ऑपोजिट फेज। तो बैरियर आपका इतना थिक नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, देखो बैरियर के अंदर आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियली डिके करेगा और कुछ ऑसिलेशंस वगैरह शो नहीं करेगा, ठीक है। सो आपका वेव फंक्शन लाइक दिस है। उसके बाद बैरियर से निकलने के बाद जो आपका वेव फंक्शन अपीयर हुआ, देखो फ़र्क क्या हुआ दोनों में। यहाँ पे वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड कम है, क्योंकि ऑब्वियसली बैरियर के थ्रू जब आपका पार्टिकल निकलेगा, है ना, तो वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, बिकॉज ये बैरियर से निकलना आसान नहीं है। ये पोटेंशियल बैरियर पार्टिकल की एनर्जी से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम किस तरह देख सकते हैं, देखो सिंपली साई स्क्वायर, है ना। तो आपने क्या कर दिया, वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। तो वेव फंक्शन का जब हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव का आपने स्क्वायर कर दिया, है ना। सो आपके पास वो पॉजिटिव हो जाएगा। एज्यूम के वेव फंक्शन आपका रियल है, तो आपके पास जो वेव फंक्शन है स्टार्टिंग में ये रहेगा। देखो इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा क्योंकि इसने ऑसिलेशन शो करी है बैरियर में, इसको भी मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। सो आपको इन 2 ऑप्शंस में से चूज़ करना था सिर्फ। ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज देखो जो एम्पलीट्यूड थी आपकी वेव की पहले, वही आपके पास एम्पलीट्यूड बाहर है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये इसका मतलब है कि सारा का सारा पार्टिकल आपका बैरियर के थ्रू टनल कर गया, बट ऐसा नहीं होता, ये गलत है। आपके पास यहाँ पे रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड आएगा। यहाँ पे तो देखो उन्होंने वैसे स्ट्रेट लाइन ही शो कर दी है, बट अगर मैं आपको फिगर में बताऊँ तो आपके पास यहाँ पे बहुत कम एम्पलीट्यूड आएगा। तो इसको हम ऐसे एज ए स्ट्रेट लाइन भी शो कर सकते हैं, बहुत ही कम होगा एम्पलीट्यूड, राइट। तो उस अकॉर्डिंग देखो ये वैसे भी गलत आएगा। सो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। दिया भी आपको बी ही हुआ था, तो इस क्वेश्चन को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के साथ आपके फिजिकल के चैलेंज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट।